देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर है, लेकिन देश को तोड़ने, भ्रमित करने और झूठी खबरें फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने एक बार फिर से 16 ऐसे यूट्यूब चैनल को बंद किया जिससे समाज में नकारात्मकता फैलाई गई। वहीं दौसा दुष्कर्म मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में हर दिन शर्मनाक घटनाएं घटती हैं। बेटियों बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, कुएं में फेंक दिया जाता है, महीनों तक अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है। क्या सोनिया जी और प्रियंका जी लंबी छुट्टी पर चली गई जैसे राहुल गांधी जी गए हैं? भारत सरकार पक्षधर है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन देश को तोड़ने का, भ्रमित करने का, भय फैलाने का और झूठी खबरें फैलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बने, जो दुष्प्रचार करे, हमने पहले भी कहा था उसको नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर भारत सरकार ने 16 ऐसे यूट्यूब चैनल्स को और पोर्टल्स को बंद करने का काम किया है। ये 5वीं बार ऐसा हुआ है और आपने देखा होगा इनके करोड़ों व्यूज़ थे और इससे समाज में नकारात्मकता फैलाने का या दुष्प्रचार करने का जो प्रयास किया गया, उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई एक के बाद दूसरी बार की गई है। और ये स्पष्ट संदेश उन लोगों के लिए है जो सीमा से पार और सीमा के अंदर, यानी कि देश के बाहर और देश के अंदर इस तरह का दुष्प्रचार, भ्रम, भय और झूठी खबरें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, क्योंकि भारत की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस दुष्प्रचार को रोकने का आगे भी प्रयास जारी ही रहेंगे। कानून सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूं कि आजकल आखिर प्रियंका जी और सोनिया जी देश में है कि नहीं है। राजस्थान में नित्य रोज शर्मनाक घटनाएं घटती हैं। बच्ची, महिलाओं, इनके साथ बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, कुएं में फेंक दिया जाता है। कई दिनों महीनों तक उनके अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। क्या आखिरकार लंबी छुट्टी पर सोनिया जी, प्रियंका जी चले गई हैं जैसे राहुल जी जाते हैं? क्या इनको राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराती नज़र नहीं आती है? मैं आशा करता हूं इसको थोड़ी गंभीरता से लेंगे और सोई हुई राजस्थान की सरकार जागेगी। मुझे लगता है ये बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए कि कानून, और विशेष तौर पे मैं कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, कानून सबको एक नज़र से देखता है और उसका पालन करने वालों को भी एक नज़र के साथ ही देखना चाहिए। राजस्थान में जो हुआ उस पर बहुत सारे लोगों ने, मीडिया चैनल से लेकर, अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक, उस पर जिस तरह से की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है ये बच्चियों, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर भी, और जो बाकी इन निर्णयों पर भी राजस्थान सरकार के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसका जवाब उनको देना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी और राजस्थान। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार जब आए थे तब उन्होंने शाहपुर कंडी की परियोजना शुरू कराई, जो पिछले 40 सालों से रुकी हुई थी, जिस वजह से रावी का सारा पानी पाकिस्तान जा रहा था। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने का काम किया। दिन पहले जब मोदी जी जम्मू तशरीफ लाए थे तो रैटले प्रोजेक्ट रुक चुका था। इतना अहम प्रोजेक्ट था पावर का। इसी तरह जब वो पिछली मर्तबा आए जम्मू, तो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 बरस से रुका था, जिसकी वजह से रावी दरिया का सारा पानी पाकिस्तान चला जा रहा था। हालांकि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसके तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दरियाओं का बंटवारा हुआ था, रावी, सतलुज, ब्यास हमारे हिस्से में आया था और सबसे बड़ा दरिया रावी था, लेकिन सारा पानी वहां जा रहा था। उस कुताई की भरपाई भी मोदी जी ने की। उधमपुर में
देविका दरिया है, देविका नदी, जिसे आस्था की नदी कहा जाता है, सदियों से इंतजार कर रही थी वो नदी कि मेरा भी कोई सुंदरीकरण स्वच्छता का काम हो। इतनी पीढ़ियां पली बली उसके किनारे, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। मोदी जी के आने की खबर सुनकर के इतना जज्बा था, इतना वलवला, कि हमारे एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स ने महज 18 दिन में वो 500 किलोवाट का वहाँ पर 150 पैनल का सोलर प्लांट स्टैब्लिश करके एक मिसाल कायम की कि ये भी किया जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि उसकी मिसाल अब बाकी रियासत में भी उसको देख करके इस तरह का लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि हम इस राह पर भी चल सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भर में क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मोदी जी के आने में बड़ी ज़ोर से चला था। बल्कि मोदी जी ने जो क्लाइमेट कंसर्न्स अपने जाहिर किए हैं बैन अवी सतह पे, इंटरनेशनल फोरम पे, उसके वजह से बाकी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर छिड़े विवाद को लेकर ठाकरे सरकार पर निशाना साधा। गौतम ने कहा कि आज महाराष्ट्र में बंगाल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वहीं उन्होंने उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी वाले कोई नहीं भागे थे, बीजेपी वालों को केस बनाया है, बीजेपी वालों ने देखा है उसको, और उसका जनता भी जानती है किसने क्या क्या क्या। मेरे ख्याल उनको सीखने की आवश्यकता है, बाला साहब ठाकरे जी से सीखने की आवश्यकता है। अगर उनके पूर्व के सारे क्लिप, उनके कार्यों को अगर देखेंगे तो मुझे सही रास्ते पे वो आने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से लगातार वो हनुमान चालीसा पे बोल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे तो हमेशा हिंदुत्व की बात करते रहे, लेकिन आज उनको हनुमान चालीसा से डर लगता है। मालूम नहीं क्यों डर लगता है। अगर मन साफ है तो करने देना, हनुमान चालीसा कहीं भी पढ़े, क्यों उन पे केस, हनुमान चालीसा वालों पे केस बना रहे हैं, उनको अंदर डालने की बात कर रहे हैं, अंदर डाल भी रहे हैं। लगातार वहाँ पर हिंदुओं का जिस प्रकार से पलायन और उत्पीड़न हो रहा है, हम भूल नहीं सकते। जो अपने साधु संतों को मारा गया था, उन पे आज तक भी उनके विरुद्ध कोई भी जो पकड़े गए हैं कोई केस नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं हुआ है उनके ऊपर। मुझे लगता है कि वह उनको स्वयं अपनी आत्मचिंतन की आवश्यकता सही है कि बिल्कुल महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल की तर्ज पर जा रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार से बोलने वालों का जवाने बंद किए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ पर उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार किया जा रहा है, मुझे लगता है निंदा। अगर वो परिवारवाद से अलग हटकर लोकतंत्र की बात करेंगे और जो कल्पना कांग्रेस को लेकर थी, जो आज़ादी की बात करते हैं, उसमें सभी कांग्रेस के यही नहीं थे, पूरा देश उसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन किसी प्रकार से उसकी मलाई खाते खाते ये यहाँ तक आ गए हैं। और मुझे लगता है कि इनके चिंतन का कोई फल निकलने वाला, अगर चिंतन करते तो हम अच्छा रहता है, विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होगा तो हमें भी खुशी होगी। अपने ऊपर हुई एफआईआर को लेकर भड़के बीजेपी नेता किरण सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे फर्जी एफआईआर कर मूर्ख बना रहे हैं। मैंने खार पुलिस थाने में मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर लिखने वाले अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारी ने ये किरीट तोमैया के नाम से फर्जी एफआईआर दर्ज किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने कंप्लेन दी कि आपकी कंप्लेन ली है पुलिस ने? क्योंकि तीसरा खबर पुलिस ने पहले 2 घंटा मेरा स्टेटमेंट लिया, एफआईआर बना दिया, फिर ऊपर से फोन आया, और फोन आया तो एफआईआर फाड़ के फेंक दी। तो मुंबई पुलिस किरीट तोमैया की बनावटी बोगस एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनका जो ये चीटिंग, फोर्जरी, उसके संदर्भ में आज नहीं तो कल हम उसके ऊपर कार्रवाई करने लगाएंगे। सर, अब आगे किस तरह की स्टेप रहेगी? क्योंकि हालांकि जिस प्रकार से मुंबई पुलिस खुद फर्जी एफआईआर के नाम से आदेश देते हैं, हम कल राज्यपाल को मिलेंगे, आज ही हम होम सचिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे, और फर्जी एफआईआर के मामले में, और वो सीआईएसएफ कमांडो की भी एफआईआर नहीं ले रहे मुंबई पुलिस, तो इसका अर्थ ये हो गया कि किरीट तोमैया पे हल्ला ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने करवाया था। फर्जी एफआईआर भी ट्वीट करता है, लेकिन सीपी उसको पुलिस ऑफिसर को दम मारता है। कोई भी परिस्थिति में किरीट तोमैया की एफआईआर नहीं लेनी चाहिए। सीपी ये जवाब दे कि उन्होंने फर्जी एफआईआर क्यों करवाई। किरीट तोमैया की सिग्नेचर ने, खार पुलिस स्टेशन कहता है ये इलीगल है, लेकिन हमको ऊपर से आदेश दिया कि ये एफआईआर भेजी गई है, इसके ऊपर कार्रवाई करो। सीपी के खिलाफ कुछ एक्शन की कार्रवाई आप लोग बात कर रहे हैं? सीधी बात है, सीपी 1.5 महीने के बाद में शिवसेना में जाना चाहते हैं, तो इसके कारण ये मुंबई को माफिया बनाने का प्रयास पुलिस कमिश्नर का चलेगा नहीं। हम उसके खिलाफ भी राज्यपाल के पास जाएंगे, आने की आवश्यकता पड़ी आगे। आज उत्तर प्रदेश की योगी 2.0 की सरकार को बने हुए 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के 1 महीने का समय
पूरा होने पर कैसी रही कार्यशैली, इस पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से खास बातचीत की। प्रदेश सरकार को सरकार बने हुए 1 महीना पूरा हो गया। हमारे साथ राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, उत्तर प्रदेश सरकार को आज 1 महीने का काम जो है वो पूरा हो गया है। सरकार 1 वर्ष पूरा हुआ गठन, 1 महीना पूरा हो गया है और 1 महीने में ही मैं लखनऊ आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि सरकार जिस तेज गति से काम कर रही है, बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम बहुत तेज गति से गांव में काम कर रही है, शहरों में भी काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में जो गुंडागर्दी करने वाले थे, इस बार सिलेंडर करने आ रहे हैं, पुलिस को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा है समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, समाज में जो भयभीत करके लोगों को रखे थे उन लोगों को एक तरह से सिलेंडर करना, ही जेल में जाना या ऊपर जाना। अपराध पे लगाने का काम तो किया, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया कि देश में जो सरोवर है उनको जीर्णोद्धार किया जाए, उनको तैयार किया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लक्ष्य मिला है। आज आप बैठक में आई हैं। मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर जिले में 75 तालाब हों अमृत सरोवर करके, उसी की आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में बैठक थी और हमारे केशव जी और हमारी विजय लक्ष्मी जी जो इस विभाग की मंत्री हैं, उनके साथ और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। क्योंकि इस बैठक में यहाँ के अधिकारी नहीं थे, पूरे जिलों के थे अधिकारी, उसमें सीडीओ भी थे, डीएम भी थे, डीसी मनरेगा भी थे। काम उन्हीं को करना है, लेकिन यहाँ से बैठ करके जो देख रहे हैं इनको भी ज़मीन में जाना पड़ेगा। सपोज जैसे मैं हूँ, मंत्री जी हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं, सब लोग जाएंगे और देखेंगे। और ये अमृत सरोवर तालाब अकेले नहीं बन रहा है, एक तरह का मान के चलिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का इतिहास बनने जा रहा है। कब तक ये पूरा हो जाएगा और क्या इसको टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा, लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि इससे रोजगार भी लोगों को बनाया जा रहा है। मुख्य भूमिका टूरिज्म भी निभा रहा है, जैसे हमारे मनरेगा की है वैसे टूरिज्म भी है, इसमें जल शक्ति भी है, इसमें गंगा अभियान के तहत है और इसमें 3-4 मंत्रालय मिलकर के काम कर रहे हैं। और एक तरह से मान के चलिए उस गांव को टूरिज्म भी होगा, नौका भी पड़ी होगी, घूमने के लिए लोगों का पार्क भी होगा, एक चबूतरा भी होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी को ध्वजारोहण भी होगा। एक तरह से उस गांव का पर्यटन का क्षेत्र होगा। 2023 तक पूरा हो जाएगा, 1 साल पूरा जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योति निरंजन जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2023 तक जो उत्तर प्रदेश या देश के तालाबों को या अमृत तालाबों को जीर्णोद्धार उसको जो बनाने की बात कही है, वो जल्द ही हम उसके लक्ष्य को पूरा कर देंगे। उसके क्रम में बैठक हुई और बैठक में तमाम निर्णय किए गए हैं। कैमरा सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, ANV न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में लगा दी है। ये सभी मंत्री अपने अपने आवंटित मंडल जाएंगे और 3 दिन तक वहां की समीक्षा कर एक रिपोर्ट बनाएंगे और 15 मई तक सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेंगे। देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी संभाल रहे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने ANB न्यूज पर कहा कि विकास के लिए ऐसे दौरे जरूरी हैं। योगी सरकार 2 में नए फैसले लिए जा रहे हैं। अभी सभी मंत्रियों के विभागीय प्रेजेंटेशन हुए। प्रेजेंटेशन के बाद अब 18 मंडल की जिम्मेदारी हर एक कैबिनेट मंत्री को दी गई है, जिसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी होंगे। इस समय हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी मौजूद हैं, जिनको देवीपाटन की जिम्मेदारी दी गई है। शुक्रवार से रविवार तक ये दौरे होंगे और वहाँ की जो समीक्षा रिपोर्ट होगी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना होगा, जो कि विकास से जुड़ी होगी। सर, क्या ये दौरे होंगे आपके साथ, आपकी टीम में कौन कौन लोग होंगे और ये दौरे कब से शुरू होंगे और किस तरह की समीक्षा होगी ये? देखिए, देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी हमें मिली। हमारे साथ 2 मंत्री हैं, एक स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री। पहले तो हम लोग बैठ करके वहीं बैठक करेंगे अपने मंत्रियों के साथ और बैठक करने के बाद हम लोग जनपद में जाएंगे। वहाँ के लोकल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए भूतपूर्व, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके नगर पंचायत, सारे जनप्रतिनिधियों की हम लोग पहले बैठक करेंगे। उनसे पूरा फीडबैक और ज़िले की पूरी गतिविधियों की जानकारी लेंगे
उसके बाद फिर हम लोग अधिकारियों का प्रेजेंटेशन लेंगे कि भाई आप की क्या स्थिति चल रही, क्या विकास के काम चल रहे हैं, जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से चल रहा है, जनता के नीचे तक उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्ष और हमारे बूथ प्रभारी तक के सारे लोगों की जब फीडबैक हम लोगों के पास होंगे तो उससे पता भी चल जाएगा कि योजनाओं में कहाँ क्या त्रुटि हो रही है, क्या हो रहा है। और नीचे जहाँ कहीं विकास के काम चल रहे हैं, कोई निर्माण चल रहे हैं काम, कहीं सड़कें बन रही हैं, उनका भी मौके पे हम लोग जाके भौतिक सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो कुल मिलाकर के जनता का प्रचंड बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं, 5 साल में प्रदेश आगे बढ़ा है और ये 5 साल हमें कैसे संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का हमने जनता को दिया है इसको भी पूरा करना है और जनता की जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, तो ये सब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और हम लोग ये सब पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, देखेंगे और जो भी स्थिति होगी उससे सीएम कार्यालय को अवगत कराएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। कहा गया है कि जो भी मंत्री हैं और जो अफसर्स हैं वो अपनी जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक करें। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सार्वजनिक जीवन में हम लोग जब भी चुनाव लड़ते हैं तो एक हलफनामा हम लोगों को देना होता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में हलफनामे वो पड़े भी हैं, तो कितनी हमारे पास, हमारी क्या स्थिति है, क्या मेरे पास संपत्ति है। अब योगी जी ने आज निर्देश किया है जो उस आधार पर भी हम लोगों को देना है वो हम लोग देंगे सब। के लिए आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है और सभी को, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वरिष्ठ अफसर हो, सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 को खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 के पहले सप्ताह में होगा। एएनबी न्यूज की इस खबर पर मुहर लगाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक किया जाएगा। इनमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल शामिल हैं और ये खेल पंचकुला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के आयोजन को लेकर समन्वय समिति बैठक में विस्तृत रूप पर चर्चा कर रहे थे। इस बैठक में प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों के आयोजन के लिए युवा अधिकारियों की पूरी टीम लगाई गई है जो हर प्रतिस्पर्धा स्थल की पूरी निगरानी करेंगे ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हरियाणा के रतिया में लोकल गोदामों में गेहूं लगाने की मांग को लेकर मजदूरों का धरना 7वें दिन में प्रवेश कर गया। मजदूर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। मजदूरों की मांग है कि रतिया लोकल गोदामों में गेहूं लगाया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी बनी रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार रतिया से बाहर के गोदामों में गेहूं लगाकर उनकी रोजी रोटी को छीन रही है, जिसका वे विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में एक भी दाना मंडी से बाहर नहीं जाने देंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
देखिए, किसान और मजदूर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 7 दिन से रतिया में लगातार मजदूरों का धरना चल रहा है और करीब करीब ये 600 परिवारों का मुद्दा है। ये उनके रोजगार का मुद्दा है, उनके बच्चों को भरपेट रोटी मिले, ये उसका मुद्दा है। 7 दिन हो गए मार्केट कमेटी के सामने धरने पर बैठे हैं और मंडी में सारा काम ठप पड़ा है, उठान नहीं हो रहा है और मांग केवल एक है कि जो हैफेड के यहाँ गोदाम हैं या डीएफएससी के हैं या वेयर हाउस के हैं, लोकल जो गोदाम है स्टेट गवर्नमेंट के जो अंडर हैं, उनमें गेहूं को स्टॉक। सरकार के कहने पर तो ये उठान नहीं होगा ना, सरकार मसले को हल करे फिर उठान होगा। सरकार बोल रही है कि हम ये उठवा देंगे कल को, ऐसे कैसे उठ जाएगा जब तक मजदूर बैठे हैं यहाँ पर। मजदूर टस से मस होने वाले नहीं है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। और दूसरी बात, एसडीएम साहब ने एक कल जो आपने पहले भी पूछा था कि लोगों के जॉब कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं मनरेगा की। मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको एसडीएम का पद छोड़कर वो कोई मास्टर की जॉब कर सकते हैं? इस जो ये गेहूं का सीजन आता है, इसके सहारे इनका पूरा साल निकलता है इन मजदूरों का। और जॉब कार्ड कब काम देते हैं ये नरेगा में, कब नहीं देते हैं। जो जिनके जॉब कार्ड बने हुए उनके तो ये 100 दिन पूरे नहीं कर रहे। हाँ जी, आज हम है ना धरने में समर्थन देने आए हैं। जो किसान मजदूर हैं जी, उनका चोली दामन का साथ है। जब किसान के घर में जिस तरह किसान के खेत में फसल हुए हैं तो उसका लाभ मजदूर को भी मिला है। लेकिन किसान तो उगा हुआ है, लेकिन ये बेचारे उस फसल में काम करे हैं, 1 साल मेहनत करे हैं। तो जब रोटी किसान को मिला है तो साथ में मजदूर को भी मिला है। और ये भाई हैं, दोनों एक साथ बैठकर रोटी खाना भी खावे हैं, एक साथ मिलकर ये काम भी करें। हमारा चोली दामन का साथ है। किसान मजदूर भाई हैं और हम तन मन धन से, दिल जान से हमारे भाई के साथ हैं। हम मजदूरों के लिए जहाँ भी हमारी जरूरत होगी, जहाँ इनको पसीने की जरूरत होगी, हम वहाँ खून बहाने का काम करेंगे। हम तन मन धन से इनके साथ हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए बिजली निगम की ओर से स्थायी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगने वाले बिजली कट की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के नवनिर्वाचित 36 सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सभी सदस्यों को सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी ने विधान परिषद के स्थानीय निकाय प्राधिकार वाली 36 सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव में 33 सीटें जीती है। 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों और 1 सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने जीती है। इसके साथ ही 100 सदस्यीय उच्च सदन में बीजेपी की 66 सीटें हो गई। इसके साथ बीजेपी का अब उच्च सदन में पूर्ण बहुमत हो गया है। वहीं हनुमान चालीसा विवाद पर बोलते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस तरह के बयान देकर नवनीत राणा सिर्फ महाराष्ट्र को अस्थिर करना चाहती हैं। No, absolutely. If you look at the language and the tone and tenor that has been used by the MP and her husband, who is also an elected MLA, in itself shows that their idea was only to create trouble in Mumbai, to create a law and order situation in Mumbai, to create divisiveness in Mumbai. And we have been, the Mumbai police has taken suitable action against those public representatives who wishes are as baseless and as big a lie as is her caste certificate. For her to make these accusations at one of the most disciplined police forces in the country, as well as known across the world for its discipline and the manner in which it conducts itself, is extremely shameful for a public representative. She should perhaps first answer when she talks about caste discrimination. She should first answer to the people of Maharashtra as well as India. How is she occupying a Lok Sabha seat by denying a genuine SC/ST candidate their right to be there, by forging her caste certificate? So before casting aspersions on somebody else, a very disciplined police force, which even the Mumbai High Court has upheld, that they are called to arrest her, was justified, and to file an FIR was justified. So perhaps she should answer that.
और इसी के साथ ही देश के बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।